क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग में हमने अब तक रोग और रोग का जो संक्रामक प्रकार था उसमें हमने मानव में होने वाले विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे विषाणु जनित संक्रामक रोग, जीवाणु जनित संक्रामक रोग और प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोग तथा कवक जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया है। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मानव में असंक्रामक रोग और साथ साथ में नशीले पदार्थ तथा एल्कोहल के कुप्रयोग को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। चूँकि आप जानते हैं कि हर वर्ष परीक्षा में इससे क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है जिसमें से 3 से लेकर के 5 नंबर की यह वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक पढ़िएगा और साथ साथ में इसको अच्छे से तैयार भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि 3 से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन आपको 100% इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मानव में होने वाले सामान्य असंक्रामक रोग वह होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। हमारे सिलेबस में मेंशन पहला रोग है कैंसर। यूँ तो कैंसर से आप सभी वाकिफ़ ज़रूर होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो टेलीविज़न पर दिखाया गया एडवर्टाइजमेंट क्यों ना हो, कैंसर से आप सब वाकिफ़ ज़रूर होंगे। बात करते हैं कैंसर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह किन कारणों से होता है और कैंसर के लक्षण क्या हैं तथा रोकथाम व उपचार क्या क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कैंसर मानव का सबसे भयंकर रोग होता है और विश्व भर में इससे मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो इसमें प्रति वर्ष लगभग 10 लाख अर्थात 1 मिलियन लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और बड़ी संख्या में लोग मर भी जाते हैं। कैंसर और कुछ नहीं होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सेल डिवीज़न से ही बना होता है कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही बहुत सारा सेल डिवीज़न होता रहता है जिससे ऊतक और ऊतक से अंग और अंग से अंगतंत्र तथा अंगतंत्र से शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन जो सेल डिवीज़न की लगातार प्रोसेस होती रहती है उसमें यदि कोई गड़बड़ी आ जाती है तो जो सेल होती हैं वो अनियमित और अनियंत्रित ढंग से डिवीज़न करने लगती हैं जिससे एक आउटग्रोथ बन जाती है अर्थात एक ट्यूमर बन जाता है और यह ट्यूमर ही आगे चल करके कैंसर का कारण बनता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो कोशिकाओं का असामान्य अर्थात जनरल रूप से नहीं, जैसे कि डिवीज़न होता है जनरल रूप से ना होकर के असामान्य रूप से और अनियंत्रित रूप से बिना किसी कंट्रोल के विभाजित होना ही कैंसर कहलाता है। यह एक अति पीड़ादायी और गंभीर रोग है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान चली जाती है। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं अर्थात जो कैंसर कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं अनियमित रूप से या अनियंत्रित ढंग से डिवीज़न करती है उनको ही हम बोलते हैं कैंसर कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं और ये कोशिकाएं असामान्य रूप से वृद्धि करके धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेती हैं जिसे हम आबुर्द या नियोप्लाज्म या जिसे ट्यूमर बोला जाता है, ट्यूमर आम भाषा में बोला जाने वाला शब्द है और इसको काफ़ी आपने सुना ज़रूर होगा। तो ट्यूमर बोला जाता है अर्थात जो सेल डिवीज़न से जो आउटग्रोथ बन गई है उसे ही हम कहेंगे ट्यूमर। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सबसे पहला है सुदम अबुर्द या बिनिंग ट्यूमर। ये ट्यूमर जो होता है इसको उदार ट्यूमर भी बोला जाता है क्योंकि यह वास्तव में वास्तविक कैंसर नहीं होता है, यह कैंसर जैसा होता है लेकिन रियल कैंसर ये नहीं होता है। ये अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही सीमित रहते हैं अर्थात आसपास के अंगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और दूसरे भागों या आसपास के ऊतकों में नहीं फैलते, जैसे कि मसल्स ट्यूमर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है दुर्दर्म ट्यूमर अर्थात यह किसी भी प्रकार से उदार नहीं होता है, यह धीरे धीरे वृद्धि करता है और फिर तीव्रता से शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता है। वास्तविक कैंसर इसी को माना जाता है। तो ये थे कैंसर में जो बन रहा है ट्यूमर, उस ट्यूमर के प्रकार। चलिए ये भी बता देते हैं कैंसर कितने प्रकार का होता है। तो कैंसर ऊतकों के आधार पर जो कैंसर होते हैं
वो प्रमुख रूप से निम्न प्रकार आप समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम आपको बताएं तो वह है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो होता है वो ये विशेष प्रकार की उपकला कोशिकाओं में होते हैं और लगभग 85% कैंसर कार्सिनोमास होते हैं। और अगर अगला बात करें तो वो है सार्कोमास। और सार्कोमास जो होता है वो संयोजी ऊतकों में होने वाला रोग होता है, लगभग 2% लोग संयोजी ऊतकों में, जैसे ब्लड कैंसर वगैरह, तो संयोजी ऊतकों में होता है, लगभग 2% ऐसा होता है। और अगला है अतिश्वेत कोशिका की रुधिरता, जिसको ब्लड कैंसर या ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और ये लगभग 4% होता है। और नेक्स्ट जो है वो लसिका निहित होता है, लिम्फोमास होता है, और इस प्रकार का कैंसर लसिका कोशिकाओं में हो जाता है और जिसकी लगभग परसेंटेज 5% होती है। तो 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। अब आगे हम चल के बात करते हैं कैंसर के कारणों का, कि कैंसर के कारण कौन कौन हो सकते हैं। कैंसर के कारण, यूँ तो कैंसर के बहुत कारण होते हैं, लेकिन उनको हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है भौतिक कारक, अर्थात ऐसा कारक जिसे आप बाह्य रूप से कर रहे होंगे। जैसे नंबर 1 पर है धूम्रपान। धूम्रपान जानलेवा है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत बार देखा या सुना होगा। तो अत्यधिक धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। इससे मुख गुहा, ग्रसनी और लैरिंग्स, अर्थात जहाँ से आप आवाज़ निकलती कंठ के पास भी कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है तंबाकू चबाना, और ये भी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि तंबाकू या गुटखा, पान आदि चबाने से मुख का कैंसर हो जाता है। और नेक्स्ट है भौतिक उत्तेजना। यह इधर का नहीं है, भौतिक उत्तेजना के रूप में, जैसे जो कश्मीर क्षेत्र में या ज़्यादा ठंडे स्थानों पर लोग रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, कोई भौतिक रूप से, जैसे कांगड़ी, वहाँ बोला जाता है कांगड़ी एक मिट्टी का गमले की तरीका बना हुआ संरचना होता है, जिसमें कोयला वो लोग गर्म करके रखते हैं और उसको अपने पेट के पास रखते हैं, जिससे कि उनको गर्मी मिलती रहे। लेकिन धीरे धीरे जब भौतिक उत्तेजना उसको मिलती रहती है फिजिकल इरिटेशन से, और वहाँ पर गर्मी तो मिलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिकाएं क्या कर जाती हैं, अलग तरीके से डिवीज़न करने लगती हैं, और वहाँ पर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो यह भौतिक कारक है। रासायनिक कारक में बात करते हैं तो जैसे धुआं, रासायनिक कारक में जो धुआं होता है, ऐसे कैडमियम ऑक्साइड है, मस्टर्ड गैस है, एस्बेस्टस है और विनाइल क्लोराइड है, ये सब क्या करते हैं, ये सब कैंसर का इन्फेक्शन करते हैं। आगे बात करते हैं विकिरण। तो बहुत सारी जो विकिरण हैं, या हम कह सकते हैं रेडिएशंस हैं, वो कैंसर का कारण होती हैं। जैसे एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, यूवी रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ये सब इलेक्ट्रॉनिक रे, ये सब क्या करती हैं, ये सब कैंसर का काज कर सकती हैं। जिसमें से आप सभी जानते होंगे कि जो यूवी रेज होती है या कॉस्मिक रेज होती हैं, वो स्किन कैंसर को काज करती हैं। साथ साथ में जो जैविक कारक है वह है ओंको विषाणु। ये जो ओंको विषाणु होता है वह एक विशेष प्रकार का विषाणु है जो कैंसर को जन्म देता है। साथ साथ में ओंकोजीन एक विशेष प्रकार का कैंसर का जीन होता है जो कि उस व्यक्ति में कैंसर काज करता है। कैंसर के लक्षण देख लेते हैं। तो कोई भी घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। स्तनों में मोटाई, महिलाओं में जब स्तन कैंसर होता है उसकी बात हो रही है। स्तनों में मोटाई या दृढ़ता में परिवर्तन हो जाता है और अचानक से वृद्धि हो जाती है, अर्थात स्तन बड़े हो जाते हैं और काफ़ी कड़े हो जाते हैं, जिससे अंदर गांठ बनने का आभास होता है और यहाँ पर में भी पॉसिबल है कि ट्यूमर का निर्माण हो रहा होगा। किसी मत्स्य या तिल में अचानक वृद्धि होने से हो सकता है वो आगे चलकर ट्यूमर बन जाए और ट्यूमर से कैंसर का इलाज संभव है यदि उसको बहुत पहले अर्ली स्टेज में पहचान लिया जाए। अदरवाइज़ आगे चल कर के जब वो गांठ बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको काटने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कैंसर से लड़कर विजयी होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही इसको पहचान लिया था, और जिसको कैंसर होता है उसे निगलने में समस्या होने लगती है। साथ साथ में बात करते हैं कैंसर का निदान कैसे या कैसे कैंसर पहचाना जाता है। तो उसकी विभिन्न विधियां, जैसे बायोप्सी में जब शरीर के किसी भाग में
कैंसर का संदेह हो तो उस भाग का छोटा सा टुकड़ा काट करके जांच की जाती है। साथ साथ में हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या किया जाता है, ऊतक विकृति का अध्ययन करके कैंसर का पता लगाया जाता है ऊतकों के स्ट्रक्चर से। और रुधिर के जांच द्वारा रुधिर कैंसर की जांच किया जाता है। साथ साथ में प्रतिरक्षियों का उपयोग करके भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कैंसर के रोकथाम एवं उपचार के बारे में। तो प्रदूषण को कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कैंसर हो जाने पर इसका उपचार शल्य चिकित्सा और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आदि से किया जाता है। इन सब के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। और शल्य चिकित्सा में काट करके निकाल दी जाती है गांठ को, ऐसे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से भी इसका इलाज किया जाता है। विभिन्न रेज का इस्तेमाल लिया जाता है जिससे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। तो ये था कैंसर, और कैंसर के बारे में क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले रोग की ओर बढ़ते हैं, और अगला रोग जो है वह है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सहलक्षण, अर्थात एड्स बोलते हैं संलक्षण। तो ये रोग जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि संक्रामक भी है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और यह भी कह सकते हो कि यह असंक्रामक है, चूँकि यह छूने से या साथ साथ रहने से नहीं फैलता, या तभी फैलता है जब रुधिर का आधान हो, अर्थात एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि रुधिर का डोनेशन होता है तब हो सकता है, माँ से बच्चे में हो सकता है, या असुरक्षित लैंगिक संपर्क बनाने पर एड्स हो सकता है। चलिए एड्स के बारे में जान लेते हैं। यह रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है। सबसे पहले एड्स को कैलिफोर्निया में सन 1981 में युवकों में खोजा गया। इस रोग से अब तक लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यह रोग कितना ज़्यादा घातक है। आगे बात करते हैं HIV की संरचना। तो HIV की संरचना में HIV अर्थात ये वायरस का नाम है। HIV लगभग 100 से 150 mm अर्थात मिलीमीटर व्यास का गोलाकार जटिल संरचना युक्त रेट्रोवायरस होता है। और इसकी संरचना में 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे बाहर जो भाग होता है यह द्विस्तरीय फास्फोलिपिड का बना आवरण होता है, जिसे लाइपोप्रोटीन आवरण बोला जाता है। इसमें 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन GP41 तथा GP120 पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर घुंडी नुमा नुकीली संरचना बनाते हैं, जिन्हें पेप्लोमरस बोला जाता है। तो चलिए संरचना को देख लेते हैं। और इसकी संरचना कुछ इस तरह होती है। इस संरचना का फिगर ज़रूर ड्रा कर लीजिएगा। इसकी PDF हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये संरचना आप बना लेंगे। आगे बात करते हैं। नंबर दूसरा है वह है कैप्सिड आवरण। तो बाह्य आवरण के भीतर की तरफ प्रोटीन की एक दृढ़ संरचनात्मक परत पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड बोला जाता है। और जो तीसरा भाग है वह है केंद्रीय भाग। इसमें HIV का जीनोम एकल रज्जुकीय सिंगल स्ट्रैंड्स RNA होता है। साथ साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज आदि एंजाइम तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं HIV की रोग जनकता, अर्थात HIV कैसे जाकर के आक्रमण करती है और कैसे रोग को फैलाती है। तो HIV विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक T कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित GP120 प्रोटीन T कोशिकाओं की सतह पर CD4 से चिपक जाते हैं और T कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद HIV विषाणु जब T कोशिकाओं के भीतर गुणन करके बाहर निकलते हैं तो T कोशिकाओं में छेद हो जाता है और ये मर जाती है। इस तरह T कोशिकाओं की संख्या में कमी से प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, जिससे रोगी को सामान्य रोग से भी लड़ नहीं पाता है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और इसी अवस्था को एड्स कहा जाता है, जब उसके अंदर की प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से शून्य हो चुकी होती है। और ये है आपके NCERT सिलेबस में दिया गया है फिगर कि किस तरह वो जा कर के अटैक करता है कोशिका के अंदर और किस तरह से डिवीज़न करता है। तो ये फिगर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा। और आगे अब बात करते हैं हम एड्स के लक्षण के बारे में। तो बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, सांस लेने में तकलीफ, रोगी को लगातार बुखार, धीरे धीरे शरीर का भार कम होना, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी, किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक
ना होना, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र ही शून्य हो गया तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। अगर संक्रमण की बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध से इसका संक्रमण होता है। HIV संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी स्वस्थ व्यक्ति में जाने से हो जाता है। संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु अर्थात गर्भ में उपस्थित शिशु में हो जाता है। HIV का जो पहचान है वो एलिसा द्वारा या PCR द्वारा किया जाता है। इनका फुल फॉर्म हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था। यदि आपको याद है और आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इससे कमेंट में इसका फुल फॉर्म लिखिए, एलिसा क्या होती है। तो आप इसका फुल फॉर्म लिखें जिससे हमें अंदाज़ा लगे कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं HIV की रोकथाम। तो सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए और निर्जमीकृत सिरिंज अर्थात जिनके जर्म को नष्ट कर दिया गया हो ऐसे सिरिंज का डिस्पोजर का उपयोग करना चाहिए। रक्त आधान से पहले HIV टेस्ट होना चाहिए। ब्लेड और रेजर भी निर्जमीकृत होने चाहिए अर्थात डिस्पोजेबल होने चाहिए, या तो उनको अच्छे से गर्म करके उनके जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट किया गया हो। HIV का उपचार की बात करते हैं तो एड्स के लिए अभी तक कोई विशेष औषधि या टीका नहीं बन पाया है, लेकिन जीडोवुडिन और डाइडेनोसिन एवं स्टेवुडिन आदि दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, रोग के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है यौनावस्था क्या होती है और नशीले पदार्थ और अल्कोहल के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यौनावस्था क्या है। तो यौनावस्था की उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। जिस समय आप हो, इस समय आप यौनावस्था के दौरान ही हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यौनावस्था एक तूफान का काल होता है। जो इसमें संभल जाता है वह संभल जाता है और जो नहीं संभल पाता वो आगे चलकर उसका जीवन बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। यह बचपन और प्रौढ़ता के बीच की कड़ी है जो कि मानसिक, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक भी विकास यही समय होता है, लैंगिक विकास जो कि सबसे ज़रूरी विकास है, क्योंकि आधे लोगों का लैंगिक विकास यहीं से छीड़ हो जाता है और आगे चलकर स्त्रियां बांझ और पुरुष नपुंसक बन जाते हैं। इनके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा कर रखी है। और मनोवैज्ञानिक विकास यहीं पर स्टार्ट होता है। सबसे अधिक विकास जो है वो यौनावस्था में होता है, ये तीनों पहलुओं का। इस अवधि में मानव शारीरिक रूप से आक्रामक, आकर्षक और उत्तेजित रहना चाहता है ताकि उसे देखते ही लोग पसंद करने लगे। इन सभी कारणों से मानव यौनावस्था में नशीले पदार्थ और अल्कोहल के प्रयोग के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि उसे गलतफहमी होती है कि यदि वह नशीले पदार्थ या अल्कोहल लेगा तो वह अधिक प्रगतिशील और अधिक ऊर्जावान दिखेगा। अर्थात उसको लगेगा सामने वाले को कि इसके अंदर तो काफ़ी क्वालिटी है अगर वो नशा किया हो, तो ऐसी गलतफहमी हो जाती है। और ऐसे में युवा जो होते हैं वो एक सही मार्ग की ओर ना जा कर के गलत मार्ग या गलत खाई की ओर चले जाते हैं, जिसका अंत मृत्यु होती है। आप ये बात पहले ही जान चुके हैं। बात करते हैं व्यसन और निर्भरता क्या है। तो व्यसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर का सामान्य कार्यों के लिए भी किसी पदार्थ का सहारा लेना पड़ता है और तथा वह इसके प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से निर्भर हो जाता है। अर्थात किसी भी काम करने के लिए बिना उस पदार्थ के काम ना कर पाना, यही हो जाता है व्यसन। जैसे कि कोई भी कार्य करना है और बिना बीड़ी पिए या बिना सिगरेट पिए या बिना तंबाकू खाए या बिना गुटखा चबाए यदि कोई काम नहीं कर रहा है, और तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो एडिक्टेड है किसका, उस पदार्थ का जिसको वो सेवन कर रहा है, जैसे नशीले पदार्थ, अल्कोहल आदि का। ऐसे ही बात करते हैं निर्भरता क्या होती है। तो निर्भरता शरीर की वह टेंडेंसी है जो नशीले पदार्थ और अल्कोहल आदि की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने पर अप्रिय विशिष्ट लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। यदि इनको बंद कर दिया जाए, जो कि पदार्थ वो सेवन कर रहा था, तो ऐसे में उसको चिंता और बेचैनी हो जाती है, तेज पसीना उसको आने लगता है, शरीर कांपने लगता है, अनिद्रा हो जाता है और गला सूखने लगता है। साथ साथ में वो लोग बोलते हैं कि गला सूख रहा है, जल्दी से अल्कोहल का पान कराया जाए, और ऐसे शरीर उनको दुर्बल महसूस होने लगता है कि काफ़ी दुर्बल शरीर उनका हो।
चलिए आगे बात कर लेते हैं नशीले पदार्थों का कुप्रयोग अर्थात इनका मिसयूज कैसे होता है और मिसयूज करने से क्या क्या हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं, इन सब पर बात करते हैं। तो आंकड़ों और सर्वेक्षणों से पता चला है कि नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है और यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। आम तौर पर जिन नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं वो होते हैं ओपिओइड्स या कैनाबिनोइड्स या कोका एल्कलॉइड। इनमें से अधिकांशतः पुष्पी पादपों से प्राप्त की जाती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कवक से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है अवसादक। यह स्राव नारकोटिन दर्दनाशक औषधियों का वर्ग है, जिसमें अफीम तथा इसके स्राव से बने मार्फिन, जिसको हेरोइन बोलते हैं, आदि आते हैं। ये दर्द, चिंता, श्वसन दर, रुधिर दाब तथा तनाव को कम करते हैं और शुरुआत में तो कम करते हैं और धीरे धीरे मृत्यु का कारण यही बनते हैं। तो इनको स्टार्टिंग में जब कोई दर्द होता है या बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग नशा लेने लगते हैं, तो शुरुआत में तो इनको राहत लगती है कि नशे से, लेकिन लास्ट में उनको लगता है कि ऐसे चंगुल में फंस चुके हैं जिससे अब आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो इनसे अनिद्रा व सुस्ती आती है, जैसे ओपिओइड्स और कैनाबिनोइड्स। चलिए इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो प्रमुख नशीले पदार्थ अथवा ड्रग्स, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रमुख नशीले पदार्थ या नशीले पदार्थ क्या है, इनके प्रकार को लिखिए, तब आपको इसको लिखना है। और ये यकीन मानिए कि क्वेश्चन मतलब ये कहने वाली बात ही नहीं, आप स्वयं जानते होंगे कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो तैयार कर लीजिएगा। सामान्यतः जिन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है वो है नंबर 1 ओपिओइड्स। जैसे ये ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र में उपस्थित विशिष्ट ओपिओइड्स ग्राहियों द्वारा बन जाते हैं। स्मैक या हेरोइन के नाम से इनको जाना जाता है और ये रासायनिक पदार्थ के रूप में डाईएसिटल मार्फिन है, जो एक गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक है। गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक है या मार्फिन से प्राप्त किया जाता है। मार्फिन पोस्त के पौधे, पोस्त अर्थात अफीम का पौधा जो होता है, पोस्त के पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। हेरोइन एक अवसादक होता है जो शरीर के प्रकारों को धीमा कर देता है और व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत शांत हो गया है और उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसे ही कैनेबिनाइड्स जो होता है, ये ड्रग्स मस्तिष्क की कैनेबिनाइड ग्राहियों से क्रिया करते हैं। ये ड्रग्स भांग के पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। भांग के पौधे, पुष्पों, पत्तियों और रेजिन के विभिन्न संयोजन हशीश, गांजा और मैरिजुआना बनाने के काम आते हैं। हृदय वाहिकाओं तंत्र को प्रभावित करते हैं, अर्थात हृदय की धड़कनों को भी ये डिस्टर्ब करते हैं। और नेक्स्ट जो तीसरा है वह है कोका एल्कलाइड या इसको कोकेन भी बोलते हैं। इसे कोका पादप से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। कोकेन की अधिक मात्रा से विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, अर्थात चारों तरफ खुशहाली रंगीन दुनिया नज़र आती है। विभ्रम अर्थात कोई भी चीज़ जो अप्रिय है वह भी प्रिय लगने लगती है, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं तंबाकू के बारे में। तंबाकू भी विशेष रूप में मेंशन किया गया है और तंबाकू के बारे में वैसे भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस उम्र में। तो तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में रेड इंडियंस द्वारा किया गया था। सामान्यतः लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के, पान आदि के माध्यम से अथवा चबाकर करते हैं। इसके प्रयोग से मानव के शरीर पर अनेक दुष्परिणाम पड़ते हैं। तंबाकू के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रतिवर्ष ये भी डेट याद रखिएगा, 21 मई को विश्व तंबाकू विरोध या निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं तंबाकू कहाँ से मिलता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तंबाकू किस पौधे से मिलता है। तो तंबाकू निकोटियाना टोबैकम नामक पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है, जिनमें एक विषैला एल्कलाइड जो होता है इसका नाम है निकोटीन। प्रत्येक 100 औंस तंबाकू की पत्तियों में लगभग 2 औंस निकोटीन होता है। शुद्ध निकोटीन इतना विषैला होता है कि उसके अंश मात्र के सेवन से किसी की भी मृत्यु हो सकती है, तो इतना ज़्यादा जहरीला होता है निकोटीन। इसके इफेक्ट जान लेते हैं। तो निकोटीन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है,
जिससे यह ग्रंथि एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण बढ़ा देती है, जिसके फलस्वरूप उत्तेजना, रुधिर चाप, श्वसन दर व हृदय की स्पंदन दर बढ़ जाती है और व्यक्ति को लगता है कि वो एक्साइटेड हो चुका है। तंबाकू के सेवन से निम्नलिखित दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहला है, अधिक तंबाकू के प्रयोग से धमनियों की भित्ति मोटी एवं दृढ़ होकर सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर तथा हृदय गति की दर बढ़ जाती है। इससे उच्च रुधिर दाब, जिसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, एवं हृदय संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन गले व फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप जुकाम व खांसी हो जाती है तथा पीड़ित व्यक्ति का फेफड़े दुर्बल हो जाते हैं, जो बाद में दमा, तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं, जैसी भयंकर बीमारियों के चपेट में आसानी से आ जाते हैं। अगला बात करें तो तंबाकू या धूम्रपान के सेवन से पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, कब्ज, गैस बनना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें से आप 2, 4, 5 याद कर लीजिए, जरूरी नहीं कि सभी लिखिए, जो भी आपको याद हो जा रहे हैं 4 पॉइंट आप याद करें, ज़्यादा याद मत करें, सिर्फ 4 पॉइंट याद करें। वैसे भी आप स्वयं से भी बनाकर ये पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धूम्रपान या तंबाकू चबाने से मुंह, गले, फेफड़े में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे उनकी क्रियाएं धीमी होने लगती हैं। आगे बात करें तो तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, जो लाल रुधिर कणिकाओं के साथ शीघ्रता से अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त कहते हैं। इसके कारण आरबीसी में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ऊतकों में O2 की कमी अर्थात हाइपोक्सिया रोग हो जाता है और दम घुटने लगता है इस स्थिति में। और गर्भवती स्त्रियों में धूम्रपान सेवन से भ्रूण के विकास की दर व गति जो है वो प्रभावित होती है और उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं भी होती हैं वो भी स्मोकिंग करती हैं, खुद का तो ख्याल रख नहीं सकती, साथ साथ में और बच्चे का जो विकास हो रहा है उसको भी बाधित करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं और वह है एल्कोहल या शराब। एल्कोहल जो है वह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना कि एल्कोहल का नुकसान कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो यह किण्वन क्रिया द्वारा बनाया जाता है। किण्वन एक प्रकार की अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें फंगस या कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जो शुगर होता है उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करके अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उनको मिलती है। जब आपने श्वसन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में तो श्वसन 2 प्रकार का था, आक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। आक्सी श्वसन हम लोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और यही क्रिया किण्वन भी कहलाती है। बना पेय पदार्थ होता है, ये नंबरिंग आप मत डालिएगा, आप डायरेक्ट सिर्फ हेडिंग डालेंगे। एल्कोहल जो नशा उत्पन्न करता है या छोटी आंत में अवशोषित होता है। शराब विभिन्न प्रकार की होती है जिनमें अल्कोहल की परसेंटेज अलग अलग होती है, जैसे बियर में 3% होती है, विस्की में 45%, जिन में 40 से 53%, रम में 53%, ब्रांडी में 55% आदि इनमें अल्कोहल का परसेंटेज ये होता है। अब बात करते हैं मदिरा पान का क्या क्या दुष्प्रभाव है। तो अल्कोहल के प्रयोग से कुछ समय के लिए व्यक्ति को मानसिक सुख का आभास होता है, लेकिन नशा समाप्त होते ही व्यक्ति पर मानसिक तनाव, उदासीनता और शिथिलता आ जाती है। इसके दुष्परिणाम देख लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे आप याद करें, हमने पहले आपसे कहा जो आपको याद हो रहे वही आपको लिखने हैं। तो मस्तिष्क पर प्रभाव है। एल्कोहल के सेवन के कारण मस्तिष्क की प्रक्रिया जो है वो विलंबित हो जाती है। मस्तिष्क एवं समस्त तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता घट जाने से शरीर के समस्त कार्य विलंब से होते हैं, अर्थात पैर भी आदमी बढ़ाना चाहता है तो नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं रह जाती। पेशियाँ संतुलन हो जाता है। अल्कोहल के सेवन से व्यक्ति की मांसपेशियाँ का संतुलन बिगड़ जाता है, मस्तिष्क का नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है और दृष्टि क्रिया विकृत हो जाती है, अर्थात वस्तुएं ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देती। फिर भी न जाने क्यों लोग मदिरा पान करते हैं। यकृत पर प्रभाव, लीवर पे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एल्कोहल यकृत पर सर्वाधिक विषाक्त प्रभाव डालता है। एल्कोहल यकृत में वसा के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जिससे यकृत में सिरोसिस रोग हो जाता है। इसमें भूख व पाचन क्रिया पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अधिक अल्कोहल के सेवन से यकृत पूर्ण तरह नष्ट हो जाता है, अर्थात पूरी तरीके से जो लीवर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे बात करते हैं आमाशय और आंतों पर प्रभाव। तो अल्कोहल के सेवन से आमाशय और आंतों की झिल्ली पर
कुप्रभाव पड़ता है जिससे व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर बनने लगता है और आगे चलकर कैंसर का कारण बनता है। अल्कोहल का अधिक सेवन करने से आमाशय की श्लेष्मिका क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे इसे कहा जाता है गैस्ट्रिटिस कहते हैं और यह भी रोग बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है आगे चल करके। अब बात करते हैं शरीर के अन्य रोगों पर प्रभाव। तो अधिक अल्कोहल के सेवन से किडनी, फेफड़े, आमाशय, हृदय तथा रुधिर वाहिनियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। आगे है कि अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति की आयु अन्य व्यक्ति की आयु से कम हो जाती है, लोग जल्दी मर जाते हैं। और फिर है गर्भवती स्त्रियां अल्कोहल का यदि सेवन करती हैं तो शिशु का जो विकार उत्पन्न हो जाता है शिशु में, अर्थात इनका विकास सही से नहीं हो पाता है। आप नोट में भी समझ लें, वह औषधियाँ जिनके प्रति व्यक्ति पूर्णतः निर्भर हो जाता है तथा जिनके न मिलने पर बेचैन हो जाता है व्यसन की श्रेणी में आते हैं, इन्हें हम साइकोट्रॉपिक दवाएं कहते हैं। चाय तथा कॉफ़ी पीने से स्फूर्ति या ऊर्जा का एहसास होता है जिसका कारण इनमें उपस्थित थैसीन तथा कैफीन उत्तेजक होता है, अर्थात ये हमें एक्टिव करती नहीं, इसका आभास कराती है इन हानिकारक केमिकल्स से। तो जैसे शराब पीना नुकसानदायक है, ऐसे चाय और कॉफ़ी पीना भी नुकसानदायक है, लेकिन हम और आप लोग इसके व्यसनी बन चुके हैं, अर्थात एडिक्टेड हो चुके हैं। और ऐसे में छोड़ना बहुत मुश्किल सा लगता है क्योंकि सिर्फ बोल देना छोड़ देना अलग अलग बात है। जो चीज़ से आप एडिक्टेड हो जाते हैं इतनी आसानी से नहीं छूटता, लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं कोई भी हानिकारक पदार्थ जैसे चाय या कॉफ़ी, अगर बहुत ज़्यादा आप उसके व्यसनी हो चुके हो, एडिक्टेड हो चुके हो, तो आप कोशिश करिए और धीरे धीरे उसको कम ज़रूर कर दीजिए और अंत तक ना पिए तो बहुत भला होगा, क्योंकि इसका हानिकारक जो प्रभाव है वो बहुत अधिक होता है। ये आपने ज़रूर देखा होगा कि चाय पीना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। चाय पीना भी बता देते हैं, चाय पीने से आगे चल कर के हाई ब्लड प्रेशर, साथ साथ में गैस बनना और शरीर की त्वचा काली पड़ना और मानसिक संतुलन सही नहीं रहना और शरीर जो है वो शिथिल होने लगता है और बिना चाय पिए आप कोई काम जल्दी कर नहीं पाएंगे। आप बार बार अगर आपको एक पेज भी पढ़ना होगा या कुछ भी याद करना होगा तो बार बार आप कहेंगे कि एक कप चाय पी लेते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में ये हैबिट आप मत डालें। अगर आपको कुछ हैबिट डालना है तो आप पानी पीने का डाल सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ खाने का हैबिट डाल सकते हैं। पढ़ते समय यदि आपको लगे कि हाँ मुझे चाय पीना चाहिए तो उस स्थान पर आप एक गिलास ठंडा पानी पी लें या कोई अच्छी जो ज्ञानवर्धक कह सकते हैं या हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी चीज़ है वो काम कर सकते हैं। कोई छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई अच्छा सा सिरप आप पी सकते हैं जिससे आपके दिमाग का संतुलन भी सही रहेगा और आगे चल कर के आपको काम करने के लिए मोटिवेशन भी मिल जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करने लगता है या नशीले पदार्थ का सेवन लगता है। देखो, लिखने के लिए तो कोई कारण लिखा जाए, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कारण किसी को नशा के लिए आदी बना सकता है। ये व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है। जब उसको लगने लगता है कि मैं बेकार हूँ तभी वो ज़्यादातर ऐसा करता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि नशा करना इतना अच्छा चुनाव होता है। किसी भी कंडीशन में अगर बड़े से बड़ा दुख भी आ रहा है तो अगर आप नशे की हालत में होंगे तो उस पर सही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी स्थिति में होंगे तो अच्छे से कंट्रोल कर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं। तो शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि लोग निम्न कारणों से शराब या नशीले पदार्थों को लेना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सामाजिक दबाव, स्वाद को पसंद करना और इसके बाद बात करें तो स्वतंत्रता का अनुभव होता है। उनको लगता है कि मैं आज़ाद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ खुले आसमान में, और उत्तेजना मिलती है इससे। जीवन के प्रत्येक दिन के कड़े शारीरिक परिश्रम और निरसता के कारण जब नीरस हो जाता है, व्यक्ति उदास हो रहा होता है, तो शरीर को जगाने के लिए ऐसा करता है। जीवन की वास्तविकता जैसे निराशा और असफलता से बचने के लिए भी लोग नशे के आदी हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से ये सही डिसीजन नहीं होता है। आगे बात करते हैं, नशीले पदार्थों और अल्कोहल का रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी मित्र अगर आपके आसपास, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई ऐसा मित्र होगा जो किसी भी प्रकार का नशा करता है, लेकिन मैं एक अपील आपसे ज़रूर करता हूं कि अगर कोई नशा करता है तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना हो सके आप समझाने का एक बार प्रयास ज़रूर करें कि ये फ्यूचर में आगे चलकर बहुत ज़्यादा घातक होगा। आप और आपके परिवार दोनों को ये नुकसान पहुंचाएगा।
तो यौनावस्था में व्यक्ति को नशीले पदार्थ और अल्कोहल के सेवन से रोका जा सकता है, क्योंकि उपचार से बचाव ज़्यादा बेहतर होता है। इस मामले में माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व होता है। यहाँ दिए जा रहे कुछ उपाय से युवावस्था में अल्कोहल और नशीले पदार्थों के कुप्रयोग को रोका जा सकता है। ये कारगर हो सकते हैं। सबसे पहले स्वस्थ लालन पालन होना चाहिए। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो। अल्कोहल, नशीले पदार्थ और तंबाकू के कुप्रयोग के खतरा को कम करता है। अनावश्यक दबाव से बचें। किसी प्रकार से कोई दबाव अधिक नहीं लेना चाहिए आपको। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मस्त रहो और पढ़ने में व्यस्त रहो। दुनियादारी का दबाव लेने से क्या फ़ायदा आपको। तो प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और चाहे मामला अध्ययन का हो, खेल कूद का या अन्य गतिविधियों का, बच्चे को उसकी वास्तविक सीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है। और शिक्षा और परामर्श में क्या समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा सफलताओं को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा और परामर्श बच्चों को देना चाहिए। बच्चे की ऊर्जा को खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। आगे बात करते हैं तो माता पिता तथा समकक्षियों, अर्थात जैसे आप अपने सहपाठी हो, साथ में पढ़ रहे हो, तो उनको भी सलाह लेना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति से, जिससे उनको सही जानकारी मिल सके। अक्सर करके ये दोस्त लोग ही आसपास के होते हैं जो खुद तो नशीले होते ही हैं, दूसरों से भी कहते हैं कि चलिए एक बार आप टेस्ट करके देखिए। तो ऐसे मित्र एक प्रकार से बहुत बड़े शत्रु होते हैं, छुपे हुए शत्रु होते हैं। इससे बिल्कुल बचना चाहिए। उनको खुद आपको गाइड करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें, बहुत ज़्यादा गलत परिणाम इसके हो जाएंगे। तो युवाओं को अपनी किसी भी समस्या से निपटने के लिए माता पिता और अपने समकक्षी निकट विश्वसनीय मित्रों से तुरंत सलाह लेनी चाहिए और या मदद करनी चाहिए, ताकि वह उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इनसे उनमें अपराध की कोई भावना नहीं होगी और वो चिंता रहित होंगे। और संकट के संकेतों को देखना चाहिए। अध्यापक हो या माता पिता, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि उसको संकेत मिल रहा है कि बच्चा कुछ ऐसी वैसी हरकत कर रहा है, तो उसको तुरंत संकेत को भांप करके आगे की क्रिया करना चाहिए और बीमारी को पहचानने के बाद उनके छिपे कारणों का पता लगा करके उचित उपाय देना चाहिए। व्यावसायिक और चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए। तो इसमें यदि बच्चे या युवा अवस्था दुर्भाग्यवश नशीले पदार्थ या अल्कोहल के शिकार हो गए हैं, तो उनकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विज्ञान या व्यसन छुड़ाने या पुनः स्थापन कार्यक्रम उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे इस प्रभावित व्यक्ति को पर्याप्त प्रयासों या इच्छा शक्ति द्वारा समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सके। तो ये हमने कंप्लीट रूप से ये सब पूरा पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ मैंने लगातार बोला है और मैंने कोशिश किया है कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है उसको ख़त्म होते ही ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर के नोट्स दे देते हैं, फिर हम लोग आगे के चैप्टर में बढ़ेंगे। तो चलिए, जानकारी यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ में बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ में आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कर देना चाहिए, जिससे कि उनके पास भी इन सब से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। अब बहुत अधिक हमने भी बोल लिया है, तो हम भी चलते हैं और आप भी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिए। साथ साथ में रोज़ अच्छे विचारों को अपने दिमाग में ज़रूर दोहराइए, जिनसे कि बुरे विचार अपने आप ख़त्म होते चले जाएंगे। और कोशिश यह किया करो कि जितना अधिक समय हो सके वह स्टडी रिलेटेड आपका होना चाहिए।